नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, एक कहानी सुनाता हूँ। आज सुबह सुबह जब मैं पार्क गया था तो वहाँ पे एक मुझे बच्चा मिला जिनका नाम सूर्यांश जी हैं। वो अभी 6th क्लास से 7th क्लास में गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। वाक़या ये था कि वो मुझे बोला कि सर, जब मैं बच्चा था तो मेरे जो सीनियर लोग थे वो बोलते थे कि पता है मेरा जो स्कूल का बैग है उसका वज़न कितना है। तो वो मैं बोला बताओ क्या है, तो वो बोला था कि 10 केजी से ज़्यादा है। तो उस समय हमको मजाक लगता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता, 10 केजी का कोई बैग लेकर के, इतना वजनी बैग लेकर के कोई स्कूल क्यों चला जाएगा, क्यों जाएगा, क्या ज़रूरत है इतना। लेकिन जब मैं अब 7th में चला गया हूँ, अब मैं जो अपना बैग है उसका वज़न देखता हूँ तो लिटरली ये 10 केजी या उससे ज़्यादा है। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है कि अभी अभी जो NCERT में बहुत बड़े पैमाने पे उसके कंटेंट में बदलाव किया गया है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बहस छिड़ा हुआ है मीडिया में। तो आज हम जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है NCERT के कंटेंट को बदलने के पीछे। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताना चाहते हैं, वो है रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट। कि ये रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें रेशनलाइजेशन जो वर्ड है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रेशनलाइजेशन जो होता है वह क्या होता है। ये जो रेशनलाइजेशन है इसका जो एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है वह है युक्ति संगत बनाना। जो रेशनलाइजेशन का डिफिनेशन है वह है ए प्रोसेस ऑफ जस्टिफाइंग ए डिसीजन, एक्शन और बिलीफ बाय प्रोवाइडिंग लॉजिकल और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। अर्थात आपका जो डिसीजंस है, जो एक्शन है और जो बिलीफ है, उसको लेकर के आप एक लॉजिकल और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये दे करके जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस है इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया। इसको दूसरे तरह से भी कहा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कहने का कि फाइंडिंग और मेकिंग ए रेशनल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट मे नॉट नेसेसरली बी बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक। कहने का मतलब है कि जो चीज़ पहले से किया हुआ है, कोई एक्शन हो, कोई डिसीजन हो, कोई बिलीफ हो, वो अगर रीजन और लॉजिक पे बेस्ड नहीं है तो उनको रेशनलाइज करना ताकि वह लॉजिकल हो जाए, वो बहुत ही रेशनल हो जाए, रीजन बेस्ड हो जाए, ऐसे प्रोसेस को भी रेशनलाइजेशन कहते हैं। सपोज कीजिए जो NCERT का कंटेंट पहले से है वह कंटेंट किसी भी कारण से अगर वो रीजन और लॉजिक बेस्ड नहीं है, तब उसमें जो बदलाव करके उसको लॉजिकल जो बनाया जाता है, उसका जो एक कारण दिया जाता है कि हाँ मैंने ये क्यों दिया, ये क्यों हटाया, ये सब करके जब आप इस तरह से करते हैं, इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया रेशनलाइजेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक हैव बीन रेशनलाइज इन व्यू ऑफ फॉलोइंग। मतलब किन किन कारणों को ध्यान में रखते हुए NCERT का जो कंटेंट है उसको रेशनलाइज किया गया है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं भी अपनी बात को रखते हैं तो आपका जो बात है वो बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। अभी तक जो भी आपको पता है व्हाट्सएप से या कहीं सुने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपका नॉलेज नहीं है। इस NCERT का जो कंटेंट में बदलाव हुआ है उसको लेकर के क्यों हुआ है, उसके लिए नॉलेज होने के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा, या जिसने इस पर रिसर्च किया है उनकी बात को सुनना होगा। तो फ्रेंड्स, जो NCERT बताता है कि हम रेशनलाइज क्यों करते हैं, तो उसका पहला कारण बोलता है कि ओवरलैपिंग विथ सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। मान लीजिए कि आप 10th क्लास की बात करते हैं या आप कह सकते हैं 12th क्लास की बात करते हैं। ये 12th क्लास की हम बात करते हैं। 12th क्लास में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें जो कंटेंट है, अगर यह कंटेंट जो पॉलिटी का जो बुक है उसमें भी आ रहा है, अगर यह कंटेंट जो ज्योग्राफी का बुक है उसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ कंटेंट हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक ही सब्जेक्ट, एक ही जो क्लास है, उस क्लास के विभिन्न सब्जेक्ट में अगर एक ही कंटेंट ओवरलैप हो रहा है, तब उस कंटेंट को वहाँ से हटा दिया जाता है किसी
एक जगह ही रखा जाता है, तो इस सिचुएशन में भी रैशनलाइज किया जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कहता है सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब कहता है कंटेंट वही है, वो 10th में भी है, वो 11th में भी है, वही कंटेंट 12th में भी है। तो कहता है कि ऐसे कंटेंट जो कि हर जगह आ रहा है, सब्जेक्ट वही है, जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ही इस तीनों क्लास में वो कंटेंट, सेम कंटेंट अगर बार बार आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इस कंटेंट को जिस क्लास में रहना चाहिए वहाँ रख करके बाकी के क्लास से इसको जब रिमूव कर दिया जाता है, इसको भी रेशनलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? जो तीसरा कारण है वह है डिफ़िकल्टी लेवल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप कंटेंट दिए हैं जिस क्लास के बच्चों को लिए, अगर उस क्लास के बच्चों का जो एक आईक्यू लेवल है, अगर उस आईक्यू लेवल से ज़्यादा भास्ट अगर वो कंटेंट है जिसको वो समझने में उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसे कंटेंट को भी अगर रिमूव कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट। आगे बात करता है चौथा कारण कि जो कंटेंट है अगर वो इजिली एक्सेसिबल टू ए स्टूडेंट विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम द टीचर्स एंड कैन बी लर्न बाय चिल्ड्रेन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग। क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसानी से दूसरे जगह प्राप्त किया जा सकता है, पहला शर्त, और जो कंटेंट दूसरे जगह प्राप्त किया जा सकता है उस कंटेंट को समझने और समझाने में टीचर की उतनी ज़रूरत नहीं है और वो स्टूडेंट खुद से उसको पढ़ के समझ सकता है या अपने दोस्तों से चर्चा करके उसको समझ सकता है, तो ऐसे कंटेंट को एनसीईआरटी में रहने देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस आधार पे भी जब उस कंटेंट को हटा दिया जाता है, इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ये 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद जो 5वां फैक्टर दिया जाता है वो कहता है कंटेंट विच इज इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। इसको समझिए कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि अभी के कंटेक्स्ट में, कंटेंट एंड कंटेक्स्ट दोनों की बात कर रहा हूँ, कि आज के कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है हिंदी में, आज के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में अगर कोई कंटेंट इररिलेवेंट है तो उसको भी हटा देना। इसको समझिए कि जो कंटेक्स्ट होता है, जैसे सोशल कंटेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, पॉलिटिकल होता है, आप कल्चरल भी कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी हो सकता है, जो आप कह सकते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, इस कंटेक्स्ट की भी बात करता हूँ। ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, तो प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट होता है, जो पास्ट का कंटेक्स्ट होता है उससे अलग होगा। सब एकदम स्वाभाविक है कि पास्ट में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है और जो प्रेजेंट का साइंटिफिक डेवलपमेंट है, दोनों में अंतर है। पास्ट का जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर जो कल्चरल कंटेक्स्ट है, पर्सपेक्टिव है, जो संदर्भ है, आज के संदर्भ से अलग होगा। तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो पहले के कंटेक्स्ट के लिए तो सुटेबल था, लेकिन आज जो कंटेक्स्ट चेंज हुआ है इसमें वो सुटेबल नहीं है, इररिलेवेंट है, उसको भी हटा देना, इसको भी रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये 5 फैक्टर बताया गया है एनसीईआरटी में कि हम एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ों को क्यों हटाए हैं, क्यों उसको रैशनलाइज किए हैं। क्लियर? पर इसका एक बैकग्राउंड भी है, इसको भी समझ लेते हैं। जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट का लोड होता है स्टूडेंट पे, उसको रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि स्कूल प्रॉपर ढंग से चल नहीं रहा था, बहुत सारे स्कूल जो टीचर्स हैं वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, स्कूल बंद हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ऑनलाइन क्लास चल रहा था। तो उस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट पे जो लोड ज़्यादा था कंटेंट का, उसको कम किया गया, पहला कारण। दूसरा कहता है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 था, उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि जो कंटेंट का लोड है उसको रिड्यूस करना है एंड प्रोवाइड करना है बच्चों को अपॉर्चुनिटी, ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सके, क्रिएटिव माइंड उसका डेवलप कर सके। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एकदम बिल्कुल फॉर्मूला है, ये उसका थ्योरी है, ये इनका प्रिंसिपल्स है, ये विजन है। इस आधार पे भी एनसीईआरटी में जो कंटेंट का लोड है उसको कम करना बहुत ही जरूरी था, इस पॉलिसी के आधार पे।
देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है और जो क्रिएटिव माइंड है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक बुक है, इसका पिक्चर यहाँ दिया है। ये बुक है हुस्पा। ये जो राइटर है यह है एनबेल एरेली, ये इजरायली राइटर है। इन्होंने ये बताया है व्हाई इजराइल इज ए हब ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल के जो बच्चे हैं, वो इतना इनोवेटिव क्यों है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप क्यों है। वास्तव में वहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके कारण कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही इंटरप्रेन्योरशिप वाले होते हैं। अब ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए जो इस बुक में चर्चा किया गया है। हमारा जो स्कूल होता है, उस स्कूल में ज़्यादातर क्लास के अंदर जो लर्निंग होता है उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन इजराइल में क्लास में जो लर्निंग होता है उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक जो बच्चे हैं, जो स्मॉल किड है, उनको क्लास में तो पढ़ाया जाता ही है, साथ ही साथ जिस स्कूल में वो बच्चा है उस स्कूल के बाउंड्री के अंदर जगह जगह पे कबारा रखा हुआ है और बच्चे को छोड़ दिया जाता है ग्रुप बना करके, 4-4 5-5 बच्चे का ग्रुप बना करके उसको छोड़ दिया जाता है और बच्चा जहाँ जहाँ पे कबारा रखा हुआ है वहाँ वहाँ जाता है और ये सारे बच्चे अपना दिमाग लगा करके, क्रिएटिव माइंड को यूज करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का उदाहरण पेश करते हुए उन सारे कबारे से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं दिमाग लगा करके। सपोज कीजिए हम लोग भी जब दीपावली का फेस्टिवल होता था, रात में दिया जलाते थे मिट्टी वाला और सुबह में उसी दिया से बना करके कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब वो जो हम लोग अपना क्रिएटिव ब्रेन लगाते थे, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बेसिकली हम जो बनाते थे वो तराजू बनाते थे, एक लकड़ी ले लेते थे, दोनों साइड जो है दिया को छेद करके तराजू टाइप का बना लेते थे और उसमें जो दिया जाता था कि ऐसे पकड़ते थे कि जो जस्टिस होता है दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, न्याय बराबर, जो आपका जस्टिस होना चाहिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कंसेप्ट हमने उसी दिया को बनाते बनाते हमारे जो गार्जियन थे उन्होंने सिखाया था कि उस दिया मतलब वो जो तराजू है इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, वहां से हमने जस्टिस का जो वो कंसेप्ट सीखा, वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। क्रिएटिव माइंड को यूज करके कैसे एक माहौल बना करके हमको सिखाया गया। ठीक इसी तरह की बात एनसीईआरटी के इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है। अर्थात ये जो पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक है पहला ये, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पॉलिसीज है, जो विजन है कि बच्चों पे वर्कलोड जो है, जो कंटेंट का लोड है उसको कम करके उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का माहौल दे करके उसकी क्रिएटिव माइंड को डेवलप करके हम अपने देश के बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। इन दो बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उसको हटाया गया है, रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वहीं से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपको ये समझ में आए, आपको ये अच्छा लगे, तो ये आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।